उधर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में आज एक नया ट्विस्ट सामने आया। आज महाराष्ट्र के गांव में रहने वाली पब्लिक ने बीजेपी को अपना मैंडेट दे दिया। ग्राम पंचायत के चुनाव में बीजेपी के सपोर्ट वाले सबसे ज्यादा कैंडिडेट चुनाव जीत गए। जिन इलाकों को कभी ठाकरे का गढ़ कहा जाता था, वहां पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे को कामयाबी मिली है। इस चुनाव ने यह मैसेज दिया कि महाराष्ट्र के गांव में रहने वाले लोग मोदी की पॉलिसीज को पसंद करते हैं और बीजेपी पर उन्हें भरोसा है। महाराष्ट्र की पॉलिटिकल पिक्चर कैसे बदल रही है, इस रिपोर्ट से समझिए। महाराष्ट्र में 2024 में क्या होगा? 7,751 सीटों ने इसका मैसेज दे दिया है। ग्राम पंचायत की 7,751 सीटों के रिजल्ट ने महाराष्ट्र की पावर पॉलिटिक्स का मेगा सैंपल सामने रख दिया है। महाराष्ट्र में कौन ताकतवर है और कौन कमजोर, इसका सिग्नल महाराष्ट्र के रूरल इलाकों ने दे दिया है। नागपुर, सोलापुर, नासिक, सांगली, कोल्हापुर, पुणे, रायगढ़, औरंगाबाद, नांदेड़, रत्नागिरी, पालघर, जलगांव, अमरावती, अकोला, सिंधुदुर्ग, औरंगाबाद, नांदेड़, बीड और लातूर जैसे इलाकों में ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आ गए। इन इलाकों में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना कितनी मजबूत हुई है और महाविकास अघाड़ी की तीनों पार्टियों का कितना स्ट्रॉन्ग होल्ड है, इसकी झलक दिखने लगी है। लोकल बॉडी का इलेक्शन भले ही पार्टी के सिंबल पर नहीं होता, कोई कैंडिडेट सीधे सीधे किसी पार्टी का कैंडिडेट नहीं होता, लेकिन ज्यादातर कैंडिडेट्स को किसी न किसी पार्टी का सपोर्ट होता है और इसीलिए रिजल्ट आने के बाद हर पार्टी का अपना क्लेम है। महाराष्ट्र के पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और हमारे शिंदे जी के नेतृत्व की बाळासाहेबांची शिवसेना, इनको प्रचंड यश मिला है। 3029 पंचायतों में हमारे सरपंच चुनकर आए हैं और ग्रामीण जनता ने इस सरकार के ऊपर पूरा विश्वास दिखाया है। मैं महाराष्ट्र की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में हमारी सरकार काम कर रही है और मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिए उसके ऊपर एक प्रकार से ग्रामीण जनता ने मुहर लगाई है। हमेशा यही होता है, सब पार्टियां दावा करती है कि मेरी पार्टी पहली है, मेरी पार्टी पहली है, लेकिन इस बात में एक सच्चाई है, जो सच्चाई हमें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। गांव के लोग जो रहते हैं वो आपस में मिलजुल कर भी चुनाव लड़ते हैं और कभी कभी उसमें कुछ पार्टियां या पॉलिटिकल पार्टी होती भी नहीं है, तो ऐसे लोग भी लड़ते हैं, वो उनका अधिकार है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी पार्टी नंबर 1 है या मेरी पार्टी हार गई, ऐसे नहीं है। ये गांव वालों की अगर उनकी एक बात होती है, आपस में एक अच्छी एक अपनापन है, तो उसमें किसी ने उसके ऊपर क्लेम करना अच्छी बात नहीं है। अगर अलग अलग पार्टियों के दावे को माने तो ग्राम पंचायत चुनाव की बड़ी पिक्चर ये है कि महाराष्ट्र में बीजेपी नंबर 1 पार्टी है। सेकंड पोजीशन पर शरद पवार की एनसीपी है। तीसरे नंबर पर शिंदे गुट वाली शिवसेना है। चौथे नंबर पर कांग्रेस है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना 5वें नंबर पर पहुंच गई है। अगर अलायंस वाली पिक्चर को देखें तो बीजेपी और शिंदे गुट आगे रहा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के अलायंस वाला महाविकास अघाड़ी पीछे रह गया है। महाराष्ट्र में भी ग्राम पंचायत चुनावों के नतीजे आए हैं। नगर निगम का चुनाव होना बाकी है। ग्राम पंचायत चुनावों के नतीजे बड़ा मैसेज देते हैं, जिसका मतलब यह है कि ग्रामीण इलाकों में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है। वहीं चुनावी नतीजों से एक दूसरा मैसेज भी मिलता है, जिसका मतलब यह है कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना महाराष्ट्र के रिमोट और इंटरनल इलाकों में कमजोर हो रही है। उद्धव ठाकरे को सबसे बड़ा झटका कुंकण में लगा। कुंकण में कभी ठाकरे परिवार की मजबूत पकड़ मानी जाती थी, लेकिन राणे का भी ये गढ़ रहा है। नारायण राणे के बीजेपी में आने के बाद बीजेपी को यहाँ फायदा मिल रहा है। राणे की वजह से कोंकण के सिंधुदुर्ग में कमल खिल रहा है। सातारा से खुद एकनाथ शिंदे आते हैं
यहाँ उसका इम्पैक्ट नजर आया। बीड़ को मुंडे परिवार का गढ़ माना जाता है। यहाँ धनंजय मुंडे और पंकजा मुंडे की लड़ाई थी। विधानसभा चुनाव में पंकजा हार गई थी। इस बार पंकजा ने उसका बदला ले लिया। दूसरे के घर में बच्चा हो गया और वो लड्डू बांट रहे, ऐसी परिस्थितियां हैं। वो खुद अगर उनको प्रदेश के अध्यक्ष उनके भारतीय जनता पार्टी के नागपुर से हैं, नागपुर ग्रामीण में 237 जगह पे चुनाव हुआ, वहां पर 200 जगह कांग्रेस ने जीती है। पूरे राज्य में महाविकास आघाड़ी का ही जनता ने कौल दिया है, क्योंकि महाराष्ट्र की ईडी की सरकार ने किसानों को मदद की नहीं। अतिवृष्टि में किसान बर्बाद हो गया, उनका जो फसल निकली उसके फसल को खरीदने को सरकार तैयार नहीं। और ये सब बात को ध्यान रखते हुए जनता ने उनको जवाब दिया है और पूरा क्या पूरा ईडी सरकार के विरोध में मतदान ग्रामीण क्षेत्र में हुआ है। ग्राम पंचायत चुनाव को 2024 में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ट्रेलर माना जा रहा है। इस चुनाव के नतीजों ने जो पिक्चर सामने रखी है उसमें 5 बात गौर करने वाली है। महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में बीजेपी मजबूत हुई है। उद्धव ठाकरे को ग्रामीण इलाके में नुकसान हुआ है। शिंदे की बगावत को महाराष्ट्र के लोगों ने अप्रूवल दिया है। कई इलाकों में एनसीपी का बेस अभी भी मजबूत। इसका मतलब यह है कि महाविकास आघाडी में रहना उद्धव ठाकरे की मजबूरी होगी। आपण बघाल महाविकास आघाडी ह्याच्यात सर्वात पुढे राहील, कारण स्थानिक जनता सगळीकडची महाराष्ट्रातली ही महाविकास आघाडी सोबतच आहे। हे सरकार घटनाबाह्य आहे आणि हे सरकार स्वतःसाठी काम करत आहे, स्वतःच्या 40 गद्दारांसाठी काम करत आहे। लोकांसाठी कुठेही आवाज उठवताना दिसत नाहीये। भाजपने पेढे वाटले सर्वात जास्त सीट्स मिळाल्या म्हणून नाही काय तर त्यांना पेढे वाटू द्या ना, पण कोण पेढे वाटतंय कोण खोके वाटतंय, पण लोकही आमच्या सोबत उभे आहेत। महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत चुनाव के रिजल्ट ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र की पावर पॉलिटिक्स में बड़ा उलटफेर हो रहा है। ठाकरे की शिवसेना अब सिर्फ शहरी इलाकों में सिमट रही है। रूरल एरिया के लोग उसे रिजेक्ट कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे इस बात को समझ रहे हैं, इसलिए वो शरद पवार की एनसीपी और आघाड़ी के दूसरे अलायंस पार्टनर कांग्रेस को साथ लेकर चल रहे हैं। 24 के विधानसभा चुनाव में साथ रहना सबकी मजबूरी है, लेकिन बीजेपी और शिंदे गुट साथ लड़ेंगे या नहीं, इसे लेकर तमाम बातें शुरू हो चुकी हैं। फडणवीस को मुख्यमंत्री के तौर पर फिर से प्रोजेक्ट करने की कोशिश शुरू हो गई है। ग्रामीण में जब 2019 में मैंडेट मिला वो देवेंद्र जी के नाम से मिला, तो जनता को देवेंद्र जी का सीएम चाहिए, ऐसा ही जनता का कहना था। लेकिन एकनाथ शिंदे जी को हमारे शीर्ष नेतृत्व ने सीएम बनाया, वो पूरी तरह से काम कर रहे हैं, उनके साथ हम सारे खड़े हैं। अब जब ऐसी बात बनेगी कि जब शिंदे जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम बड़ा महासंग्राम जीतेंगे तब देखेंगे। लेकिन आज शिंदे जी के नेतृत्व में पूरा टर्म पूरा करना है। जो 2.5 साल अभी शिंदे जी की सरकार है, देवेंद्र जी उनके साथ है, 2.5 साल तक अभी 2024 तक शिंदे जी के नेतृत्व में काम करेंगे और शिंदे जी नेतृत्व में आगे भी शिंदे जी फडणवीस नेतृत्व करेंगे। तो स्वाभाविक कार्यकर्ता का ये कहना रहता है कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम होना चाहिए, तो निश्चित रूप से ये भावनाएं हैं। देवेंद्र फडणवीस भी पूरी तरह एक्टिव है। शिंदे सरकार में फिलहाल वो नंबर 2 है, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी का बड़ा फेस बन चुके हैं। फडणवीस ने एक दिन पहले पार्टी के बड़े नेताओं और वर्कर्स के साथ मीटिंग भी की। वो पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं, 24 की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी 2024 से पहले महाराष्ट्र में आदिवासी कार्ड चलने वाली है। फडणवीस ने एक दिन पहले धनगर कम्युनिटी के संत से मुलाकात की और ट्विटर पर उसे शेयर भी किया। उसके बाद ये वीडियो भी ट्वीट किया जिसमें धनगर समुदाय के एक संत उन्हें तिलक टीका कर रहे हैं। महाराष्ट्र में इस कम्युनिटी की आबादी 9% के करीब है। इस कम्युनिटी के लोग 4 लोकसभा क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। 30 से 35 विधानसभा सीटों पर इनका अच्छा इम्पैक्ट है। धनगर समुदाय के लोग एसटी का रिजर्वेशन चाहते हैं। फडणवीस ने उनकी मांग को आगे बढ़ाने का भरोसा दिया है। हम वो विधानसभा के हिवाड़े अधिवेशन में गए तो हमारा शिष्टमंडल अपने फडणवीस साहब से मिलाया। फडणवीस साहब को हम बताया कि हम विठल बिरजी का पुजारी है और भगवान का हल्दी है, लगाओ क्या, तो लगाओ बोले। मैं उनको हल्दी लगाया। धनगर समाज पर बीजेपी की नजर पहले से ही है, इसीलिए इस बार सरकार बनने के बाद गोपी चंद्र पडलकर को विधान परिषद का सदस्य बनाया है। पडलकर का कहना है कि फडणवीस सरकार में उनकी कम्युनिटी के लिए सरकार जो योजना लाई थी उसे उद्धव सरकार में रोक दिया गया था, लेकिन इस सरकार में वो योजनाएं फिर से शुरू हो गई हैं। रिजर्वेशन की मांग को लेकर भी सरकार उनके साथ है।
ये आदिवासी नेता का ये प्रश्न नहीं है, ये सरकार का प्रश्न है। ये हमें जो अधिकार मिला है घटना से, वही अधिकार की अंमलबजावनी होने की हम मांग कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि ये सरकार कुछ न कुछ हमारे धनगर कम्युनिटी के बारे में करेगा। नहीं तो विपक्ष के लोगों पर हमारे लोगों का विश्वास नहीं है। उन्होंने हमारे लोगों का खाली वोट के लिए यूज किया है, उसके अलावा उन्होंने कुछ हमारा नहीं किया है। इस सरकार ने हमारे बारे में बहुत अच्छे, पिछले सरकार जब देवेंद्र जी फडणवीस साहब का था, वो 5 साल में भी बहुत अच्छे निर्णय धनगर कम्युनिटी के ओर से उनके बाजू में हुए थे। अब ये सरकार भी अच्छी तरह से निर्णय लेगा, ऐसे मुझे और हमारे लोगों को पूरे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐसा लगता है। बीजेपी की स्ट्रेटेजी कांग्रेस को समझ में आ रही है। कांग्रेस को इसमें बड़ा नुकसान दिखाई दे रहा है, इसीलिए कांग्रेस इसे लेकर बीजेपी पर सवाल उठा रही है। आपने देखा होगा कि 2014 में और 2019 में देवेंद्र फडणवीस ने धनगर समाज को जाहिर में कहा था कि हमारी सरकारें राज्य और केंद्र में आती है तो हम धनगर समाज को आदिवासी के कोटे में डालने की व्यवस्था बनाएंगे। आज सरकार उनकी राज्य में भी है, केंद्र में भी है, गए 10 साल हो गए। तो जिन लोगों ने वादा किया था वो वादे का क्या जवाब तो देना चाहिए ना। महाविकास आघाड़ी सरकार के ऊपर आरोप थोपना, ये कितना झूठ बोलने वाली ये सरकार है। और ये धनगर समाज के लोग भी समझते हैं कि बीजेपी ने उनको फंसाया है, वोट लिया है, वोट के आधार पर सत्ता लिया है, लेकिन धनगर समाज को कुछ नहीं मिला। ये धनगर समाज को भी अब पता चल गया। मुझे याद है अच्छे पद्धति से 2014 में देवेंद्र फडणवीस बारामती गए थे धनगरों को आरक्षण देने के बारे में, और उन्होंने कहा था कि मेरा सरकार आए बाद कैबिनेट में पहला डिसीजन मैं लूँगा कि धनगरों को आरक्षण दूंगा। 5 साल उनकी सरकार थी, क्या किया उन्होंने? केंद्र में भी उनकी सरकार, नीचे भी उनकी सरकार। अभी हम कहते हैं कि अभी तुम्हारी सरकार है, केंद्र में भी तुम्हारी सरकार है, जल्दी से जल्दी धनगरों को आरक्षण देना चाहिए। महाराष्ट्र में इस वक्त एक और इश्यू को लेकर जमकर पॉलिटिक्स हो रही है। ये मुद्दा महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर विवाद से जुड़ा है। इसे लेकर विधानसभा में कांग्रेस ऑफिस में महाविकास अघाड़ी की एक मीटिंग हुई, जिसमें उद्धव ठाकरे, अजीत पवार, नाना पटोले जैसे कई नेता मौजूद थे। आज सबसे पहला मुद्दा तो कर्नाटका का लिया था, क्योंकि कर्नाटका पे हम चर्चा चाहते हैं। हम ये भी सुनना चाहते हैं कि जो चर्चा दिल्ली में हुई तो हमारे जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सीएम साहब है उन्होंने वहाँ क्या कहा, क्योंकि वो जो चर्चा थी वो तो 15 मिनट में ही समाप्त हुई। अगर आप देखें तो अभी भी आज भी हम पूछ रहे थे कि उस पर क्या हो गया, आगे कुछ आगे बातचीत हुई, क्योंकि वहाँ के जो मुख्यमंत्री है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री है, अनफॉर्चुनेटली काफ़ी एग्रेसिव रहे हैं। हमारे ही देश के 2 राज्य झगड़ रहे हैं। जो झगड़ा सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए वो आप देख रहे हो रास्ते पे हो रहा है। वहाँ की जनता त्रस्त है और यहाँ के जो हमारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल सीएम है उस पर बात ही नहीं करना चाहते। डर के हिसाब से वो कुछ बात ही नहीं कर रहे। तो यही बात है कि महाराष्ट्र सुनना चाहता है कि उनका स्टैंड क्या है। जिस एरिया को लेकर दोनों राज्यों में तनातनी है, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर टी राघवन ने कैद की। बेलगावी जिले में जहां भी नजर जाती है गन्ने की लहलाती फसल हर जगह नजर आती है। फिलहाल हम मौजूद हैं जिले के निप्पानी तालुका के बियूशी गांव में। यहाँ के लोग ये बॉर्डर एरिया है, क्या चाहते हैं उनसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग जुड़ रहे हैं। सर, आपका नाम बताएं। नमस्कार, लक्ष्मीकांत पाटिल। लक्ष्मीकांत जी, किस तरह की समस्याएं आपको आती है? क्यों आपके गांव के लोग ये मांग करते हैं कि आप महाराष्ट्र का हिस्सा होना चाहिए? सर, पहले तो हम अभी मैं सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हम पढ़े लिखे अनपढ़ है, क्योंकि अभी तक हमको जो हमारा डॉक्यूमेंट है मराठी में कभी भी नहीं मिला, क्योंकि हमको नॉन है मराठी, हिंदी, इंग्लिश हमको नॉन है। कन्नड़ कभी सीखा नहीं, इसके लिए कन्नड़ नहीं आता है। तो वो बहुत बड़ी परेशानी है सर। इधर का खेत किसके नाम पे है मुझे पूछना पड़ता है दूसरों को जाके, मेरे नाम पे है क्या दूसरों के नाम पे है। वो बहुत बड़ी समस्या है सर। उसके बाद बोले तो जॉब के लिए हमको गवर्नमेंट के अभी तक जॉब नहीं मिले सर, क्योंकि 20-25 साल से ना हमको वो कन्नड़ में लिखित जो ग्रामर की एग्ज़ाम रहती है वो हम नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो कन्नड़ भी सीखते हैं तो उतना प्रॉपर कन्नड़ नहीं आता हमको। उन्होंने एक जो कंडीशन डाला है कि कन्नड़ ग्रामर 100 मार्क्स का जो ग्रामर रहता है हम नहीं दे सकते। इसके वजह से जो हमारा एरिया के जो पीपल्स है, हमारे जैसे एजुकेटेड लोग हैं, पूरा महाराष्ट्र में काम करते हैं। ये मुद्दा महाराष्ट्र की असेंबली में भी छाया हुआ है और कर्नाटक के विधानसभा में भी। अब कर्नाटक विधानसभा में सर्वसम्मति से ये फैसला हुआ है कि सदन में इसे लेकर एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा और महाराष्ट्र को 1 इंच जमीन भी नहीं दी जाएगी।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।